गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो, तो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे एक लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया था, बायोमॉलिक्यूल। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बायोमॉलिक्यूल? क्या कोई बच्चा जानता है क्या? बताओगे क्या क्या होता है बायोमॉलिक्यूल? ये लिखा हुआ है, इसके अलावा ये लिखा हुआ है, इसके अलावा ये तो एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है। इसके अलावा कोई बताओ क्या होता है बायोमॉलिक्यूल? सर जिससे भी मतलब जो भी जीवधारी है ना, जो जीवधारियों के अंदर जो भी रसायन पाया जाएगा उसको बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। देखो, जीवधारियों के अंदर जो भी रसायन मिलता है उसे हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑल दोज बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हिच आर मेनली और जनरली प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बायोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट तो वाटर भी है, प्रेजेंट तो Na भी है, प्रेजेंट तो Cl भी है, ऐसे बहुत सारी मतलब NaCl है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। बट बायोमॉलिक्यूल को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स आर all the carbon compounds that we can get from living tissue। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जनरली हम बायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि वो तो नॉन लिविंग चीजों में भी है, उसे लिविंग ही प्रोड्यूस करे ऐसा जरूरी नहीं है। बट बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको नॉर्मली क्या करते हैं? लिविंग ही प्रोड्यूस करते हैं। आगे बात समझ में? सो बायोमॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म and living organisms are capable of producing or synthesizing that molecule, and that is mostly organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है उसे हम क्या बोल देंगे? बायोमॉलिक्यूल। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। ठीक है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। सो दीज आर द कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने आप नेचर में यदि हम देखें अपने आसपास तो ये सब ऐसे नहीं बन रहा है, जस्ट ऐसे रिएक्शन करके नहीं बन रहा है। तो फिर कहां से आ रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। हो सकता है वो उसे सिक्रीट भी करते हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। दैट इज व्हाई मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्चुअली कंसिडर्ड इन एज बायोमॉलिक्यूल। ओके, सो बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें हम
दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी? एक होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरा होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इन two categories, biomicromolecules and biomacromolecules, depending on their साइज की बेसिस पे है। जो छोटे साइज के हैं, कम मॉलिक्यूलर वेट के हैं, उन्हें बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के हैं उन्हें बायोमैक्रोमोलिक्यूल। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आर मोस्टली द पॉलीमर ऑफ दीज बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। इनके पॉलीमर होते हैं मोस्टली। ठीक है, नाउ if we have to find out or we have to study the biomolecule of different size, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, तो इसका एनालिसिस करने के लिए एक मेथड है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो इसके लिए हमने क्या किया, वी विल टेक अ लिविंग टिश्यू। प्लांट की बात करें तो प्लांट का कोई सेल हो सकता है, पीस ऑफ वेजिटेबल हो सकता है, और लिविंग एनिमल टिश्यू की बात करें तो पीस ऑफ लिवर हो सकता है। और इसको हम क्या करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटेट या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है उसके अंदर क्या करते हैं, मोटर पेस्टल से उसको घिस करके, ग्राइंड करके क्या करते हैं, इसका एक पेस्ट बना, स्लरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक थिक स्लरी बना लेते हैं। हमने क्या किया, टिश्यू लिया, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर अच्छे से मिक्स करके उसका एक स्लरी बना लिया, और इस स्लरी को चीज क्लॉथ या कॉटन से पास करते हैं। क्या होगा, मुझे लग रहा है कि ये चीज क्लॉथ या कॉटन से पास करेंगे तो वो जो छोटे साइज के होंगे वो वहां से बह करके कहाँ निकल जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। और कुछ जो है जो बड़े साइज के होंगे वो ऊपर रुक जाएंगे। यानी दो चीजें यहाँ पर हो गई। क्या, एक तो ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड था, इस एसिड के अंदर घुल के नीचे चला गया, मीन्स एक फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिड सॉल्युबल पूल। एक तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, दूसरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, वो जो ऊपर है गया एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल जो है उससे हम रिटेंटेट भी बोल देते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर आ गई, एक जो है वो फिल्टर होकर के नीचे चला गया और एक जो है वो ऊपर ही रह गया। जो फिल्टर होकर नीचे चला गया उसके अंदर मेनली क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। क्या, जैसे सिंपल शुगर हो गए, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, सिंपल शुगर हो गए। और क्या हो सकते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिंपल कंपाउंड है, या फिर और देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब क्या है, ये सब है मेनली किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये सब है माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो ऊपर रह गया वो क्या होगा, वो होगा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और क्या होगा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ये सब जो है वो रिटेंटेट में, यानी फिल्टर होके ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया, चना नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिटेंटेट। तो ये क्या होते हैं, ये सारे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पर लिपिड की यदि हम बात करें तो लिपिड का सीन थोड़ा सा अलग है। क्या सीन अलग है, लिपिड जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका वो तो कम होता है, लेकिन वो मिलता है हमको एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, लिपिड इज नॉट अ स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीमर नहीं है, एसिड इनसॉल्युबल पूल या मैक्रोमोलिक्यूल मोस्टली पॉलीमर है, तो पॉलीमर की फॉर्म में नहीं है। और एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर प्रेजेंट है, बट
मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका वो कई बार कम होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। इसे हम दोनों के बीच में मान सकते हैं, रखा है मैक्रोमोलिक्यूल में बट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो बात हुई कि कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे, किसके लिए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में पेस्ट बना के, स्लरी बना के। इसके अलावा यदि हम एक और भी चीज देखें कि इसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही थोड़ी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। भाई मॉलिक्यूल की जो है बायोमोलिक्यूल है उसको हम डिफाइन करते हैं कि ऑल द एलिमेंट, ऑल द कंपाउंड्स which are made up of carbon present in organism can be considered as बायोमोलिक्यूल। बट बायोमोलिक्यूल में इसके अलावा और भी तो कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स कैन बी एनालाइज्ड बाय एश एनालिसिस। एश एनालिसिस जो है उसके थ्रू हम अदर कंपाउंड जो है उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। एश एनालिसिस में क्या करते हैं, सेम वैसे ही कोई प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट लिया, कोई टिश्यू लिया और इस टिश्यू को हमने क्या किया, कंबशन करा दिया, बर्न कर दिया। बर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, बर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन इज रिमूव्ड एज CO2। कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। कुछ अदर कंपाउंड्स हैं वो भी हो सकता है कि रिमूव हो जाए। जो वाटर है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एज वाटर, ये हो जाएगा। यदि जलाएंगे तो यही तो होगा। लेकिन कुछ कंपाउंड तो बच भी जाएगा, क्या, जैसे सोडियम है, मान लो सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, आयरन है, सिलिका है मान लो। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो क्या हो जाएंगे, जो वहां पर बच जाएंगे, विल रिमेन इन एश। और इसका एनालिसिस जो होगा उससे ही हम क्या बोल देते हैं, एश एनालिसिस बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? अब नॉर्मली क्या देखा जाता है, यदि हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो और अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट है उनके अंदर काफी सिमिलरिटी देखी जाती है कि मतलब जो जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होगा। बहुत जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी रेशियो में हो, लेकिन कॉमनली अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ज्यादा होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी ज्यादा होते हैं। यदि मैं बात करूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंपाउंड ज्यादा है उनका उसका कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उनका ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कौन सा एलिमेंट है इनमें से, बोलो। यहाँ पर यदि मैं डिफरेंट एलिमेंट्स देख रहा हूँ तो क्या कोई बच्चे बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन। कार्बन। यदि हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर तुम बोलते ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, नहीं सॉरी प्लांट की बात करते तो कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, हमारे अंदर क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर देख भी रहे हो 65% ऑक्सीजन। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कार्बन। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं, इसके बाद है हाइड्रोजन, फिर होता है नाइट्रोजन। ये है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट परसेंटेज इन आवर बॉडी या एनिमल के अंदर नॉर्मली ऐसा होता है। एनसीईआरटी से टेबल ये इसलिए यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर गलत दिया हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर ऐसा होता है। रुको सही कर देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर यदि बात करें कि हाइड्रोजन कितना होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन होता है 9.5%। कितना होता है? 9.5%। सही कर लेना, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है वो 9.5% होगा। ऑर्डर जो है OCHN ये वाला ऑर्डर होता है,
तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हो कि ये ही चीजें जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर वगैरह में ज्यादा दिख रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर ये जो एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, इसके पीछे एक मेजर रीजन और क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर। कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या सेल के अंदर जो वाटर है वो 70 to 90% बनता है, होता है। अब तुम सोचो 70 to 90% मतलब ऑक्सीजन बहुत सारा हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वेट कम होता है इसलिए, बट हाइड्रोजन भी ज्यादा हो गया, तो इसलिए वाटर 70 to 90% है ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है उससे ज्यादा कार्बन क्यों है, क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कार्बन मस्ट है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा बायोमोलिक्यूल है, उनके अंदर सब में कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर के अलावा बायोमोलिक्यूल की बात करें अब तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा बताओ, प्रोटीन। क्या ऑर्डर होगा, प्रोटीन, फिर प्रोटीन के बाद में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, हाँ पॉज हो क्या? एप्लीकेशन फॉर्म आ गया क्या? अभी तक तो नहीं। ऐसा मतलब कि नहीं है चिंता मत करो, अभी नहीं आएगा। यार, क्यों डराते रहते हो? अरे पहले टाइम टेबल है, टाइम तो फिक्स होने दो कब होगा करके, तब तो आएगा। डर ही लग रहा है कि कब है, क्योंकि ना ऐसे गूगल में कई कुछ कुछ आते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा डाउट हो जाती है, इसीलिए मैं तुमसे कंफर्म। मत अरे देखा तो करो, कहे के लिए दिमाग देखते हो, मत देखो। अरे गूगल नहीं चलाओगे तो हाँ। तुमके सामने ही आ गया था। यस, आई एग्री। आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करोगे तो पढ़ोगे कैसे? गूगल चलाना छोड़ दो। अरे तो सर्च करना रहता है ना यार, बायो वाले कुछ सेंटेंस देखने। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या डिफरेंस। बायोमोलिक्यूल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक है, पहले माइक्रो लिखता हूं, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। सबसे पहले यदि हम देखें इनका मॉलिक्यूलर वेट, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 to 800 डाल्टन। कॉमनली हम देखेंगे कि 1000 डाल्टन जो है उससे कम होना चाहिए, तो वो माइक्रोमोल। और मैक्रोमोलिक्यूल जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मोर देन 1000 डाल्टन, या फिर इसे 1 किलो डाल्टन से ज्यादा बोल सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा होता है, 1000 10,000 उससे भी ज्यादा ऐसे होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली
एज मोनोमर्स, मोस्टली मोनोमर्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, मोस्टली एज पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की फॉर्म में होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल कॉमनली। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे लिपिड कॉम यदि मैक्रोमोलिक्यूल मान रहे हैं लेकिन वो पॉलीमर नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद में माइक्रोमोलिक्यूल जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट था, इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एनालिसिस, प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल में रह जाता है। और जबकि मैक्रोमोलिक्यूल जो है कहां पर था, प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये हमने अभी देखा भी था। क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है तुम्हारा सिंपल शुगर, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, और क्या हो सकता है, और हो सकता है अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब। और मैक्रोमोलिक्यूल में आ जाएगा पॉलीसेकेराइड, देन उसके अलावा क्या आ जाएगा, इसके अंदर प्रोटीन आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, एंड लिपिड is not a strictly macromolecule। क्यों, as its molecular weight can be, और is या can be लिखो, can be less than 800। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखना माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल के रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और क्या होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सबसे पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट, नाम से ही पता पड़ रहा है क्या है, क्या है, जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हो उसे क्या बोल दोगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट। these are the organic compounds, these are the organic compounds or biomolecules that directly involved in प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। जो सेल के अंदर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखेगा हमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सब में हमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखाई देगा। तो ऐसे जो कंपोनेंट होंगे उन्हें क्या बोल दोगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या होंगे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, शुगर, ये बहुत सारा, जैसे मान लो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, शुगर है मान लो। ठीक है, मान लो क्लोरोफिल की बात करूं, क्लोरोफिल, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है तो हीम। तो ऐसे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डायरेक्टली रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रोथ में डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। उन सबको हम क्या बोल देंगे, उन सबको हम बोल देंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट। और यदि बात करें कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, तो उल्टा, यानी ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं,
these are the organic compounds और बायोमोलिक्यूल्स. क्या है बायोमोलिक्यूल? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म बना रहा है. बायोमोलिक्यूल that directly does not take part in metabolism and we don't know their role in growth and development. ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उनका डायरेक्ट रोल भी हम नहीं देख रहे. तो फिर क्या कर रहे हैं? बट इट गिव्स सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और हेल्प टू द प्लांट. लाइक क्या प्रॉपर्टी दे सकता है? लाइक स्मेल और फ्रेग्रेंस, खुशबू दे सकता है. ठीक है. या फिर बिटर टेस्ट दे सकता है, बिटर टेस्ट. और इट इज यूज्ड इन प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल. तो कुछ इस टाइप से एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले नहीं करता है. तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डिफरेंस पता पड़ गया सब बच्चों को. अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल. ये टेबल जो है एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है. क्या क्या एग्जाम्पल है देखो. पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड, एंथोसायनिन. ठीक है. प्लांट को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे रहा है, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में रोल नहीं है, पिगमेंटेशन वगैरह कर दिया और ये सब में हेल्प कर रहा है. एल्केलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन. भाई प्लांट का के अंदर डायरेक्ट रोल पता नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ हो सकता है ये इसलिए बनाया ताकि ग्रेजिंग एनिमल इसको ना खाए. ऐसे टर्पिनॉइड्स वगैरह जो है, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन. एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल वगैरह जो है, इसका टॉक्सिन, कुछ टॉक्सिन एब्रिन, रिसिन जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होंगे. लैक्टिन्स में कॉनकैनावेलिन जो है, कॉनकैनावेलिन ए लैक्टिन का एग्जांपल है. ड्रग्स में विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, कुर्कुमिन. विनब्लास्टिन जो है वो कैंसर में यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में. पॉलीमेरिक सब्सटेंस लाइक रबर हो गया, गम, सेलुलोज. तो इस तरीके से कुछ कंपाउंड जो है वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आ जाते हैं. क्लियर हो गई बात सबको? अब इसके बाद में प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पढ़ना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है केमिकली क्या होता है? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डोस एंड कीटोस टाइप के कीटोस शुगर्स और देयर पॉलीमर्स. तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर या तो सिंपल शुगर या फिर उसके पॉलीमर्स जो है वो आते हैं. इनका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला वो क्या होता है? वो होता है CHH2OY. यानी CX होगा, H2OY होगा. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो यही रहता है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो जो है वो क्या होगा? वो 2:1. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है. अराउंड 50 to 60% या 55 to 65% एनर्जी जो है
वो कौन देते हैं हमको? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद में यदि हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट के को शुगर बोल रहे, जनरली स्वीट होते हैं, सारे नहीं, जनरली स्वीट होते हैं। मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड जो है वो स्वीट होंगे। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरे हैं डाइसेकेराइड, और तीसरा टाइप जो है वो है पॉलीसेकेराइड। क्या होते हैं मोनोसेकेराइड? सबसे पहले हम देखते हैं क्या होते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है वो सिंपल शुगर हो गए, ठीक है, ऐसे शुगर जिनका और हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, मोनोसेकेराइड। देखो डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है उनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, लेकिन मोनोसेकेराइड जो होगा उसका आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही होगा कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर cannot be further hydrolyzed। पानी में डिसॉल्व होंगे लेकिन हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा, मतलब H2O के प्रेजेंस में ब्रेक नहीं हो रहे 2 पार्ट में, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अब ये भी क्या होते हैं, जैसे हम शुगर की बात कर रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीट, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज, एल्डोज और कीटोज, यानी बहुत सारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटोन ग्रुप होगा। जैसे कि यदि मैं कोई फॉर्मूले के थ्रू तुम्हें ये बताऊं, जैसे मान लो कोई भी शुगर है, मान लो 4 कार्बन का है ना, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, या 6 कार्बन, ग्लूकोज जैसा है 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज है, तो मान लो एक कीटो ग्रुप हो गया, तो बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे कार्बन पे OH ग्रुप होगा, मान लो कुछ इस तरीके से। समझ गए? तो इसे बोल रहे हैं हम पॉलीहाइड्रोक्सी। देखो बहुत सारे OH ग्रुप हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज, या तो कीटोज की फॉर्म में होगा या फिर एल्डोज हो सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज होगा तो लास्ट ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया। कोई भी कंपाउंड, कितने कार्बन का बना दिया मैंने, 5 कार्बन, और इस तरीके से बैलेंस कर दोगे तो केमिकली बहुत सिंपल है। क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज जो है वो होते हैं मोनोसेकेराइड्स। क्लियर हो गई बात? नॉर्मली जब ये रेस्पिरेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इनका, फर्स्ट स्टेप होगा इनका ऑक्सीडेशन, सॉरी फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग oxidation first step is phosphorylation। उनका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि ये शुगर समझ में आ गया हमको, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या कीटोज है, तो आखिर कौन कौन से होंगे, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो देखो यदि मिनिमम की बात करें, यानी मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो कितना होता है, मोनोसेकेराइड आर हैविंग मिनिमम 3 कार्बन और मिनिमम 3 कार्बन टू मैक्सिमम, मिनिमम तो 3 कार्बन कंपाउंड हो सकता है, मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं, 7 मिनिमम 7 कार्बन। यस, और ये कौन कौन से होंगे, यदि 3 कार्बन वाला होगा तो क्या बोलोगे,
कार्बन वाला होगा तो क्या बोलोगे? टेट्रोस। 5 कार्बन वाला होगा तो क्या बोल दोगे? पेंटोस। 6 कार्बन वाला होगा तो क्या बोल दोगे? हेक्सोस। 7 कार्बन वाला होगा तो क्या बोल दोगे? इस तरीके से नाम रखो। अब यहाँ पर 2 टाइप का हो सकता है, या तो एल्डोज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कीटो शुगर हो सकता है। 2 टाइप के शुगर हो सकते हैं, एल्डोज और कीटोस। एल्डोज होता है तो इसके अंदर सफिक्स जो है वो ओज लगेगा, जैसे ग्लूकोस, राइबोस, एरिथ्रोस, क्या लगेगा? ओज लगेगा। यदि कीटोस शुगर होगा तो सफिक्स क्या लगेगा? उलोज लगेगा, उलोज, राइबुलोज, सीडोहेप्टुलोज, ठीक है, उलोज लग जाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कीटो शुगर है लेकिन इसमें ओज ही लगा हुआ है, उलोज नहीं लगा हुआ है, इस तरीके से। अब जैसे नाम, कुछ एग्जांपल देखो, जैसे हम ट्रायोज शुगर की बात करते हैं, ट्रायो शुगर की बात करते हैं, क्या कोई बच्चा मुझे कुछ ट्रायो शुगर के नाम बताना चाहता है? 3 कार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले वो बताओ। फॉर्मूला क्या होगा? शुगर का फॉर्मूला होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है CXH2O था ना, यहाँ पर CnH2n ये होगा। यहाँ पर फॉर्मूला CnH2nOn होता है, ये ध्यान रखना। तो अब ट्रायोस का फॉर्मूला सब बच्चे बता सकते हैं मुझे। C3 कार्बन का है ना, तो क्या हो जाएगा? C3H6O3। क्या ऐसा हो जाएगा क्या? टेट्रोस का बता सकते हो क्या? टेट्रोस का क्या हो जाएगा? C4H8O4। पेंटोस का क्या हो जाएगा? C5H10O5। नॉर्मली तो यही होगा, कुछ एक्सेप्शन है, यदि डीऑक्सी वाला तो एक ऑक्सीजन कम कर देंगे हम। हेक्सोस जो है उसका C6H12O6 और हेप्टोस जो है उसका C7H14O7, ऐसा हो जाएगा। अब इनके एग्जांपल्स देखो। ट्रायोस का एग्जांपल क्या है? ट्रायोस का एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड, पढ़ा भी हमने। ट्रायोस फॉस्फेट पढ़ते थे तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड पढ़ते थे, याद है? और इसका आइसोमर कौन था? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, याद है क्या? यस सर। ये हो गया एग्जांपल। टेट्रोस का एग्जांपल एरिथ्रोस, या फिर उलोज वाला होगा एरिथ्रुलोज। कीटोस जो है वो हो सकता है इसका एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं 5 कार्बन वाले की, पेंटोस की, तो पेंटोस में तो क्या क्या हो जाएगा? राइबोस, राइबुलोज, जाइलोस, राइबोस भी यहाँ पर हम देखते हैं, डीऑक्सी राइबोस, यस, जाइलोस, जाइलुलोस। और इसके अलावा एक एग्जांपल और ध्यान रखना, अरेबिनोस। इसमें यहाँ पर एक और एग्जांपल ध्यान रखना, अरेबिनोस। हेक्सोस के एग्जांपल सबसे कॉमन ग्लूकोस, ग्लूकोज, लैक्टोज, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, मैनोस, रेमेनोस, ध्यान रखना इसमें। और हेप्टोस का एग्जांपल क्या होता है? हेप्टुलोस, सीडोहेप्टुलोस, हेप्टुलोस, सीडोहेप्टुलोस, ठीक है, ये होता है। चलो, तो ये हो गया हमारे क्या, कुछ एग्जांपल्स जो हमें ध्यान रखना है। अब हम इनके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी होती है।
जैसे हम ले रहे हैं ट्रायोल्स। अब हमने दो बात की इसके अंदर, जैसे है फॉर्मूला C3H6O3। अब हमने दो बात की, या तो ये क्या होगा, एल्डोज होगा, या फिर क्या होगा, कीटोज होगा। एल्डोज का एग्जांपल क्या है, एल्डोज का एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोज का एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, वो वो क्या है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या कीटोज है। 3 कार्बन है, क्या करना होगा, 3 कार्बन बना लिया पहले, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज कीटोज, ये एल्डोज वाला बना रहे हैं, यानी एक ग्रुप फिक्स हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी पे क्या करोगे, OH ग्रुप लगा दोगे, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन से बैलेंस कर दोगे, बन गया ग्लिसरल्डिहाइड, बहुत ही आसान। ऐसे ही कीटोज शुगर की बात करें, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 3 कार्बन का है तो पहले 3 कार्बन बना लिया। अब कीटो ग्रुप है तो सबसे साइड वाले कार्बन पे तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी है ना, OH ग्रुप लगा दिया, बैलेंस कर दो हाइड्रोजन से। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला लिखना, दो हाइड्रोक्सी हो गया और एसीटोन हो गया ये। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो भी हम लिख सकते हैं, और ये ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट या PgAl और DHAP ये सब तुमने पढ़ा है जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस में, तब ये सब बन रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ही तुम टेट्रोज देख सकते हो, पेंटोज देख सकते हो। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देखा भी है सबने। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक पेंटोज, पेंटोज शुगर। पेंटोज में एग्जांपल ले रहा हूं किसका, राइबोज। क्या फॉर्मूला होता है, C5H10O5। राइबोज लिख रहा हूँ, डीऑक्सी राइबोज नहीं लिख रहा हूँ बच्चे। तो यदि मैं इसका लीनियर डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, तो कितने कार्बन, 5 कार्बन बनाने होंगे, 1 2 3 4 5। राइबोज कीटोज शुगर है कि एल्डोज, बोलो। दो। हाँ, क्लोज नहीं लगा हुआ है ना, क्लोज लगा होता तब हम कीटोज मानते, ये एल्डोज है। ठीक है, और सब पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन से हम बैलेंस कर देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज राइबोज हो गया। अब एक तो ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है इस तरीके से, या फिर ये प्रेजेंट हो सकता है रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म। अब कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर रिंग फॉर्म 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक पायरेनॉइज रिंग होता है और एक फ्यूरेनोज रिंग होता है। तो यहाँ पर इसकी जो रिंग होती है वो होती है फ्यूरेनोज रिंग। इस फ्यूरेनोज रिंग के अंदर क्या होता है, 5 कंपोनेंट, 5 एलिमेंट। और वो 5 एलिमेंट में भी क्या क्या होते हैं वो लिख देता हूँ। इसमें 1 ऑक्सीजन होगा और 4 कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन इन रिंग। ऐसी रिंग होती है फ्यूरेनोज रिंग। कैसे बनती है कि मान लो ये ऑक्सीजन है तो ये कार्बन जो है वो जाके इस ऑक्सीजन पे बाइंड हो गया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पर बाइंड हो गया, तो कैसा हो जाएगा, देखो बिल्कुल जो डायग्राम तुम देख रहे हो उसी से बनेगा। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन का 2 बॉन्ड था, ये इधर शिफ्ट हो गया था, 1 बच गया, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो कार्बन नंबर 1 बना दिया। फिर यहाँ पर कार्बन नंबर 2 बना दिया, ये वाला। फिर ये कार्बन नंबर 3 बना दिया, ये वाला। तो इसके बाद में यहाँ पर कार्बन नंबर 4 बना दिया, ये वाला। और कार्बन नंबर 5, अब यहाँ पर तो 4 ही कार्बन रिंग में होंगे, तो ये 4 नंबर का कार्बन जो है उसने क्या किया, उसने इस O के साथ में बॉन्ड बनाया,
ठीक है, ये इस तरीके से। तो क्या होगा, ये फिफ्थ जो इस फोर्थ कार्बन के ऊपर होगा, यहां पर होगा क्या, कार्बन नंबर 5। आई बात समझ में? फर्स्ट के ऊपर क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ में इसने बॉन्ड बना लिया तो इसके पास OH नहीं होगा। यदि ये यहां पर जाकर के जुड़ गया इस पे, तो क्या होगा, इसके पास OH नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, रुको रुको, OH ये वाला शिफ्ट हो जाता है, ये फोर्थ वाला OH जो है ना वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला इससे बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास तो OH ग्रुप आ जाएगा, लेकिन फोर्थ वाले के पास नहीं होगा। जब ये रिंग फॉर्म बनाया ना इसने, तो क्या क्या फोर्थ नंबर के कार्बन का OH ग्रुप जो है वो फर्स्ट पे शिफ्ट हो गया है, तो इसीलिए यहाँ इसका तो शिफ्ट हो गया है, और ये वाला जो है ये CH2OH, OH। ठीक है, फिफ्थ के पास तो होगा CH2OH ग्रुप। तो इस तरीके से क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है, ये कार्बन का नंबर है, और रिंग बनी, एक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ गया ये शुगर। और इस रिंग के अंदर क्या देख रहे हो, इस रिंग के अंदर तुम देख रहे हो कि 4 कार्बन रिंग में है, एक ऑक्सीजन रिंग में है, और यदि इससे ज्यादा होगा तो वो रिंग के बाहर दिखेगा, ऐसा रिंग फॉर्म होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से फ्यूरेनोज रिंग बनता है। क्या बात समझ में आ गई सबको? बिल्कुल सर ऐसे ही है। हाँ बच्चे, यस सर इसमें भी अल्फा और बीटा करके मतलब डिवाइड करते हैं ना, वो किस बेसिस पे करते हैं? अल्फा बीटा OH ग्रुप नीचे है कि ऊपर, ऊपर होगा तो बीटा, नीचे होगा तो अल्फा, ऐसे करते हैं ना। अभी मैं और तो बताता हूँ। कौन से कार्बन को देखेंगे? फर्स्ट कार्बन जैसे हेक्सोज है, तो हेक्सोज क्या होता है, C6H12O6। अब हेक्सोज में एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज, अब इसकी दोनों स्ट्रक्चर देखेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। एल्डो शुगर है कुछ इस तरीके से, OH H, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, OH H OH H OH H OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, सेकंड, थर्ड नंबर का कार्बन, फोर्थ नंबर का कार्बन, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर। ये तो हमारा लीनियर फॉर्म हो गया। ठीक है, लीनियर फॉर्म में कैसा होता है वो हमें दिख रहा है। अब इसी का हम बनाएंगे रिंग फॉर्म, इसका बनाएंगे हम रिंग फॉर्म। तो रिंग फॉर्म में कैसा दिखेगा, ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये फिफ्थ वाला जो है, ये इससे बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, देखो ये बॉन्ड यदि यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 3 रह जाएगी और ऑक्सीजन के पास एक वैलेंसी आ जाएगी। तो फिफ्थ नंबर का कार्बन जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ से बैंड हो गया, और बैंड होकर के क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से जाकर के बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और ये जो कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई, ये कार्बन की वैलेंसी को कौन पूरा करेगा, ये OH यहाँ से जाकर के और इस कार्बन पे जाकर के, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे जाकर के जुड़ जाएगा, ताकि इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो जाए। और वही रिंग है। कैसी रिंग है, अभी देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर, ये कार्बन कौन से नंबर का है। अच्छा, अब एक बात और भी पहले सुनो, कि ये रिंग जो बना रहा हूँ अब ग्लूकोज की, वो रिंग कौन सी होगी, पायरेनोज की फ्यूरेनोज। अब ग्लूकोज के अंदर पायरेनोज रिंग होती है, पायरेनोज रिंग। और पायरेनोज रिंग वो होती है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रिंग में 6 एलिमेंट होंगे। पायरेनोज रिंग क्या क्या होगा, रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन होगा और 5 कार्बन होंगे, वैसी रिंग बनेगी। समझना कैसे, और वो तुम्हें पता भी पड़ रहा होगा देख करके कि क्यों। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक ऑक्सीजन, फर्स्ट नंबर का कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस फर्स्ट नंबर के कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया है, OH ग्रुप वहां से आ गया है, तो एक OH ग्रुप यहाँ पर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन,
इसके पास है H OH, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर का कार्बन। अब तीसरे नंबर के कार्बन में तुम क्या देख रहे हो, उल्टा है। मैं OH ऊपर बनाऊंगा, H नीचे बनाऊंगा। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर का कार्बन, फोर्थ नंबर के कार्बन पे फिर H ऊपर OH नीचे बनाऊंगा। फिफ्थ नंबर का कार्बन ये वाला है। अब यहाँ से OH ग्रुप इधर शिफ्ट हुआ था, तो इसका मतलब इसके पास तो H ही होगा, बॉन्ड बना लेगा इससे, और इससे अटैच है क्या, CH2 OH ग्रुप। तो अब जो रिंग बनाओ, उस रिंग के अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स आ गए। 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन है रिंग के अंदर, और एक ऑक्सीजन है, 6 नंबर कार्बन ये है। तो ऐसी रिंग को हम क्या बोल देते हैं, पायरेनोज रिंग। क्या सब बच्चों को रिंग बनाना आ गया, पायरेनोज रिंग और फ्यूरेनोज रिंग कैसे बनाते हैं? यस सर। यस ठीक सर। है। अब यहाँ पर OH ग्रुप नीचे है, यदि ये OH ग्रुप नीचे है तो इसको हम बोलेंगे कौन सी फॉर्म, अल्फा फॉर्म। ये अल्फा ग्रुप, इस OH ग्रुप की वजह से। यदि ये OH ग्रुप जो है वो ऊपर होता तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा ग्रुप। आई बात समझ में, अल्फा बीटा वाला चक्कर क्लियर हो गया बच्चे? हाँ सर। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जो है वो एल्डोज शुगर है कि कीटोज शुगर है? कीटोज शुगर होगा। यहाँ पर देखोगे क्या कि यहाँ पर तो OH ग्रुप ही होगा, फर्स्ट नंबर कार्बन है यदि ये, तो सेकंड वाला जो है वो कीटो है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पर H OH ये कुछ नहीं है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई ना। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप, H H। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस, ये हो गया कीटोस। ठीक है, अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 वाला जो है वो 1 के ऊपर अटैक कर रहा था, अब क्या होगा, अब ये 5 वाला कहाँ पर अटैक करेगा, बता सकते हो क्या? 2 यहाँ पर 2 के ऊपर, और इसका OH जो है वो चला जाएगा इस सेकंड नंबर पे, होगा कि नहीं? इसका मतलब अब की बार जो रिंग बनेगा उसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होंगे। ये एक ऑक्सीजन, ये सेकंड नंबर का कार्बन, ये थर्ड नंबर का कार्बन, ये फोर्थ नंबर का कार्बन, ये फिफ्थ नंबर का कार्बन जिसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ होगा CH2OH। क्या सबको बात समझ में आ रही है क्या? क्या ज्यादा केमिस्ट्री तो नहीं हो रही? नो सर। ठीक है, तो सर यहाँ पढ़ा पर भी नहीं था बाहर से। आपसे पढ़ लेना, ये हाँ, बोला था सर, तालीम सबसे अच्छा कौन पढ़ा सकता है आपको? कौन बोल रहा था? एवी सर बोल रहे थे। ओके ओके, हाँ नहीं, लॉजिकली बताऊंगा तुमको सारी बातें, तो तुम्हें ना इजीली स्ट्रक्चर्स भी ध्यान रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रट लिया। तो देखो यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है इसके ऊपर एक CH2OH ग्रुप भी होना चाहिए, फर्स्ट नंबर का ये वाला, और फिफ्थ वाले पे भी एक CH2OH ग्रुप होना चाहिए। हो गया। यहाँ पर और क्या होगा, यहाँ पर OH ग्रुप होगा, थर्ड वाले पे OHH, फोर्थ पे भी HOH, फिफ्थ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH2OH। तो इस तरीके से तुमने देखा कि एक रिंग बन गई, और अब इस रिंग के अंदर कितने एलिमेंट है, अब इस रिंग के अंदर तुम देख रहे हो 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। बताओ कौन सी रिंग बनी, पायरेनोस की फ्यूरेनोस? फ्यूरेनोस। यस, अब की बार बन गया है फ्यूरेनोस रिंग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्लूकोज कॉमनली पायरेनोस रिंग की फॉर्म में, और फ्रक्टोज जो है वो फ्यूरेनोस रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या बात क्लियर हो गई सबको? स्ट्रक्चर बनाना आ गया, रिंग्स बनानी आ गई। यस सर। अब यहाँ पर देखो
अब यहाँ पर देखो, ये जो पायरेनोज, ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज जो होते हैं मोस्टली हम देखते हैं किस टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। जो पोलराइज लाइट होती है उसको क्या करते हैं, राइट हैंडेड उदय भाई साइड में माइक डायरेक्शन, ऑफ कर यार। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। डी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। इसीलिए तो डेक्स्ट्रोज, ग्लूकोज को क्या बोल देते हो, डेक्स्ट्रोज, और फ्रक्टोज को क्या बोल देते हैं, लेवोलोज, क्लोज लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यदि मैं तुम्हें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए दूं, जो कि कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ग्लूकोज जो होता है वो कैसा होता है, ग्लूकोज इज ब्लड शुगर। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर बोलते हैं। ग्रेप्स वगैरह के अंदर भी होता है, इसको हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। डायरेक्टली कई बार आएगा कि बताओ ग्रेप शुगर क्या होता है, ब्लड शुगर क्या होता है, तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ग्लूकोज है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर बोल देते हैं। ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मेन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो होता है, इट इज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ऐसे ही फ्रक्टोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठा शुगर, और फ्रक्टोज उसे हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। और ये क्या है, कीटो शुगर है और लिवोरोटेटरी होता है। ठीक है, जो सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल शुगर, इनके पास जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस Cu+2 into Cu, इसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन शुगर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और ये कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देंगे वो ध्यान रखना है, बेनेडिक्ट्स, बेनेडिक्ट्स टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव। यदि ये शुगर है तो ये इन टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या मोनोसेक्राइड सबको क्लियर हो गया? देन मोनोसेक्राइड में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं, जैसे गैलेक्टोज है, तो मिल्क के अंदर जो है वो जो प्रेजेंट होता है लैक्टोज, उसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। ठीक है, उसे हम ब्रेन शुगर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रख सकते हो। चलो, और मैनोज हेक्सोज का एग्जांपल है, बस उतना ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में ओलिगोसेक्राइड। क्या होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स? ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं जिसमें 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट जो है वो पॉलीमर बनाते हैं। क्या होगा, मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। तो 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड जो है वो मिलकर के ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं, जैसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ऐसे हो सकता है ना। और ये जो शुगर होते हैं वो मोनोसेक्राइड यूनिट जो है वो किससे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। मोनोसेक्राइड यूनिट्स are joined by monosaccharide units are
joined by glycosidic bond। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर हम कुछ डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड जो है उसके अंदर एग्जांपल जैसे माल्टोज, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर डाइसेकेराइड का एग्जांपल माल्टोज। और कोई डाइसेकेराइड को जानते हो क्या? डाइसिन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है sucrose, सुक्रोज, लैक्टोज डाइसेकेराइड है क्या? यस। तो यहाँ पर हम यदि माल्टोज की बात करें, माल्टोज कैसे बना है? माल्टोज के अंदर 2 यूनिट है, कौन कौन से? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा का मतलब जानते हो, डी का मतलब जान रहे हो सब बच्चे? अब केमिकल स्ट्रक्चर तो अभी हमने पढ़ा, जिस तरीके से बनाएंगे हम CH2OH, यहां पर क्या होगा? अल्फा है, OH कहां पर? नीचे। ठीक है, ऐसा हो गया। दूसरा भी बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही। HOH अल्फा है इसलिए HOH, OHH, HOH, यहाँ पर CH2। कार्बन का नंबर सब लोगों को पता है, हमने कार्बन कौन कौन से कार्बन कहाँ पर है वो समझ लिया था। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनके बीच में जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तब क्या होता है? यहाँ पर एक OH और एक H आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। क्या हो जाएगा? वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वाटर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की हेल्प से एक बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? देखो, ये निकल गया H, ये निकल गया OH, पानी निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस ऑक्सीजन की, ये वाला जो ऑक्सीजन था, इसकी हेल्प से एक बॉन्ड बन गया, ये। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड का नाम क्या है? अल्फा 1 ग्लाइकोसाइड। 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यस, अल्फा था इसीलिए अल्फा। ठीक है, 1 नंबर कार्बन ये है, 4 नंबर कार्बन ये है, अल्फा 1 4। 1 और 4 कहां से आया समझ गए? यहाँ से बना है, यहाँ से 4 है। 1 4 ग्लाइकोसाइडिक 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है समझ गए सब बच्चे? अल्फा नाम इसलिए रखा क्योंकि OH ग्रुप नीचे था, फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर के कार्बन ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, इसलिए अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। OH ग्रुप फ्री है, यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर होगा। फर्स्ट नंबर के कार्बन का OH अभी भी फ्री है, रिड्यूसिंग शुगर जो है वो होगा। तो इस तरीके से माल्टोज बन जाता है। क्लियर हो गई बात सबको? यदि हम देखें सुक्रोज, एक और एग्जांपल देख लो डाइसेकेराइड में सुक्रोज कैसे बनता है। सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं, माल्टोज जो होता है उसे माल्ट शुगर बोलते हैं, और सुक्रोज जो होता है इसको इनवर्ट शुगर बोलते हैं, और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी इसके अंदर फर्स्ट नंबर के कार्बन पे जो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा शायद, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं?
नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हैं। हम देखेंगे अभी, हमें ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी। कैसे कि सुक्रोज बना है किससे? सुक्रोज बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ये दोनों ने मिलकर बना दिया सुक्रोज। अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो अभी बनाया था बिल्कुल वैसे ही। ऑक्सीजन कौन सी रिंग है ये? पायरेनोज की फ्यूरेनोज? बोलो कौन सी रिंग है? पायरेनोज। CH2OH HOH HOH OH H सब बच्चों को मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर याद ही होगी। यस 1 यस सर 2 3 यस 4 सर 5 6। एक बार खुद से बना के पढ़ लोगे जीवन भर के लिए पक्का हो जाएगा। फिर यहाँ पर फ्रक्टोज, और ये बायोकेमिस्ट्री जो है मतलब बायोमोलिक्यूल है, इसमें तो स्ट्रक्चर वगैरह ही है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट यदि तुम्हें पढ़ना है तो फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं है। यदि सिर्फ ग्लूकोज कहाँ होता है, फ्रक्टोज कहाँ होता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो तो तुम खुद भी कर सकते हो। लेकिन यदि टीचर तुम्हें पढ़ा रहे तो तुम्हें थोड़ा सा बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं, कैसे रिएक्शन हो रही है, वो आइडिया जरूर से देंगे। अब फ्रक्टोज की जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखी थी उसके हिसाब से हमें पता है कि फ्रक्टोज जो उसके अंदर कौन सा रिंग होता है? पायरेनोज की फ्यूरेनोज? फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज। अब यहाँ पर देखो ये है फ्रक्टोज का 1 नंबर का कार्बन, ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, सॉरी 1 नंबर नहीं 2 नंबर, क्योंकि 1 वाला तो फर्स्ट के ऊपर अटैच होगा। अभी हमने डायग्राम देखा था, क्योंकि 6 कार्बन है रिंग में तो 4 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन का है। एक कार्बन यहाँ पर है CH2OH, एक कार्बन यहाँ पर है CH2OH। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा H OH OH H, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो कार्बन का नंबरिंग जो है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन के पास ही OH ग्रुप है, सेकेंड थर्ड इसके पास OH नहीं है। फिर से गड़बड़ करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से वापस से रिएक्शन हुआ, H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर किस टाइप का बॉन्ड बना? यहाँ पर जो बॉन्ड बना जिससे मैं बता रहा हूँ, ये इरेज कर दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर बॉन्ड बना। इसका ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर के कार्बन से, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर का कार्बन है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? अल्फा 1 2। यस, इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइड। समझ गए तो किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं? समझ गए। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर का OH इसका भी पार्टिसिपेट कर चुका है, इसका भी कर चुका है, तो अब OH ग्रुप तो बचा नहीं, रिड्यूस करेगा क्या? बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन को? नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलोगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आगे बात समझ में कि क्यों सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप था रिंग स्ट्रक्चर में या लीनियर स्ट्रक्चर में, जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप थे, एल्डिहाइड ग्रुप वो फ्री नहीं बचे हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोल देते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं। सुक्रोज जो होता है उसे हम टेबल शुगर भी बोलते हैं क्या? यस सर यस, इसे हम टेबल शुगर भी बोल देते हैं। ठीक है, जो शुगर केन वगैरह है या प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली इसी फॉर्म में होता है। क्लियर होगी बात सबको?
अब नेक्स्ट बात करें यदि हम पॉलीसेकेराइड्स की, तो पॉलीसेकेराइड्स क्या हो? सर हाँ बच्चे, सर इसमें जो डी और एल है वो किस बेसिस पे अलग करते हैं? मतलब जैसे बोलते हैं कि किरल कार्बन को देख के बताते हैं कि कार्बन नंबर 4 पे एच और OH को देख के। देखो वो अलग चीज होती है। वो किरेल कार्बन वाला जो होता है ना, वो एक्चुअल में देख करके हम ऐसे बता नहीं सकते। वो तो इस पे डिपेंड करता है कि वो जो पोलराइज लाइट होती है उसको किस डायरेक्शन में, ध्रुवित प्रकाश को किस डायरेक्शन में मोड़ता है। यदि वो ध्रुवित प्रकाश को दाई तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, बाई तरफ मोड़ेगा तो लीवो रोटेटरी होगा। उसे हम इस तरीके से डी या एल से बताते हैं। आई बात हाँ समझ सर। में? हाँ, सर और किरेल कार्बन वाला जो आइसोमेरिज्म होता है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो तो क्या होता है, वो स्मॉल डी स्मॉल एल वाला। हाँ सर वो स्मॉल डी स्मॉल मतलब जो ग्लूकोज के रिंग को देख के बता देते ना, वो वाला पूछ रही थी। वो तो नॉलेज है कि मतलब प्रैक्टिकली करके जानते हैं करके, एक रिंग हाँ को भी के बताते हैं ना, वो वाला। हाँ, रिंग को देख करके क्या बताओगे इसमें? सर नहीं नहीं, वो जैसे डेक्स्ट, हाँ हाँ बोलो बोलो बच्चे। हाँ सर मतलब इससे पहले जो पढ़े थे तो शायद सर ऐसे ही बताए थे कि जो किरेल होते हैं ना उस बेसिस पे स्मॉल डी और स्मॉल एल पे मतलब डिवाइड कर सकते हैं कर। वो किरेल में कर सकते हो ना, किरेल कार्बन में करेंगे, लेकिन यहाँ पर किरेल कार्बन कहाँ दिख रहा है? हाँ देखो ये तो क्योंकि इसने रिंग फॉर्म बना लिया ना, लीनियर फॉर्म में तो हम बता नहीं सकते। यहाँ पर तो किरेल कार्बन है नहीं, कोई भी कार्बन किरेल है क्या? एमिनो एसिड में रहता है। हाँ मतलब जिसमें होता है उस पे यहाँ पर तुम देखोगे तो होगा, वैसे तो ये वाला होगा ग्रुप अलग है और इसके नीचे वाला सारा ग्रुप अलग है। ये वाला, ये किरेल होगा, फिर ये किरेल होगा, ये ग्रुप अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। लेकिन वो अमीनो एसिड में होता है। जो तुम बोल रहे हो ना स्मॉल डी स्मॉल एल वाला जो होता है, वो अमीनो एसिड में होता है। यहाँ पर तो हम जो इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हम कैपिटल डी कैपिटल एल वाले बताते हैं कि ध्रुवित प्रकाश को किस तरफ मोड़ रहा है। स्मॉल डी स्मॉल एल वाली कैटेगरी में हम इसको नहीं वो करते, वो अमीनो एसिड में करते। हाँ सर हाँ ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तुम वो कंसेप्ट लगाओगे ना तो बहुत भयानक हो जाएगा। देखो ये कार्बन की रेल है, क्योंकि ये ग्रुप अलग हुआ, ये ग्रुप अलग हुआ, ये ग्रुप अलग हुआ, ये अलग हुआ, लेकिन ये भी तो है। फिर ये देखो, ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, फिर ये भी तो की रेल हुआ। ये पूरा ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो बहुत सारे की रेल कार्बन दिख रहे हैं मुझे तो, है कि नहीं? तो फिर हाँ उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते। इसके अंदर बहुत सारे एपिमर वगैरह जरूर बनेंगे, जैसे ग्लूकोज अलग होगा, फिर उसके बाद मेनोज अलग होगा, गैलेक्टोज अलग होगा, इन्हीं OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से। ठीक है ना? तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर हम नहीं लगा। यहाँ पर जो ये डी है ना, देखो कैपिटल है, ये ध्रुवित प्रकाश को दाई तरफ घुमा रहा है। इस समझ गए? क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, चलो हाँ अब सर हाँ पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। देखो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड जो है, इन्हें हम ग्लाइकेन्स भी बोलते हैं, ग्लाइकेन्स। और ये होते हैं पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे मोनोसेकेराइड होने की वजह से लॉन्ग चेन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है मोनोसेकेराइड्स का। तो ये नॉर्मली हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग, नॉर्मली ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो होते हैं। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे तो एक एंड जो है, वन एंड, उसके ऊपर तुम्हें OH ग्रुप दिखेगा, तो वन एंड इज रिड्यूसिंग। ओवरऑल तो नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं, बट वन एंड इज रिड्यूसिंग एंड अनदर एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। मोनोसेकेराइड्स तो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल। बड़े बड़े होंगे तो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है, जो बड़े साइज के हैं। ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो, उन्हें हम ग्लाइकेन्स बोल रहे हैं। जैसे मान लो 6 कार्बन वाले शुगर का पॉलीसेकेराइड है तो क्या बोल दोगे? हेक्सेन बोल दोगे। यदि 4 कार्बन वाला होगा तो, या 5 वाला होगा तो ज़ैलिन बोल दोगे। तो इस टाइप से अलग अलग नाम भी तुम सुनते होगे। जैसे मेनान्स बोल रहे हैं, मेनान्स तो मतलब मेनोज का पॉलीमर है वो,
ठीक है। यदि ग्लूकान्स बोल रहे तो यानी ग्लूकोज का पॉलीमर है वो, इस तरीके से नाम रख देते हैं पॉलीसेकेराइड में। अब पॉलीसेकेराइड की दो कैटेगरी है। पॉलीसेकेराइड जो यदि सारे सेम ही कंपाउंड है तो क्या बोल दोगे, होमो पॉलीसेकेराइड। सेम यूनिट बार बार रिपीट होता है तो क्या बोलते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड। और यदि डिफरेंट यूनिट रिपीट हो रहे होंगे तो क्या बोलोगे, हेटेरो पॉलीसेकेराइड। तो दो टाइप के होते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड, दो टाइप के। क्या डिफरेंस है, होमो पॉलीसेकेराइड के अंदर हम देखते हैं रिपीट ऑफ सेम मोनोमर यूनिट, और हेटेरो में क्या देखते हैं, रिपीट्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। होमो पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल बताओ। सेलुलोज देखा है, अराउंड 6000 ग्लूकोज से लीनियर पॉलीमर बनाते हैं। स्टार्च बिल्कुल सही बोल रहे हो। ग्लाइकोजन यदि बोलना चाहते हो तो बिल्कुल सही है। अमाइलोपेक्टिन वगैरह बोलना चाहते हो तो सही होगा। हेटेरो और काइटिन बोलना चाहते हो क्या, काइटिन हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हेटेरो पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल बताओ। पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन होगा, हेमीसेलुलोज होगा। इनुलिन किस कैटेगरी में आता है, इनुलिन? होमो में आता है इनुलिन। यस, इनुलिन जो है फ्रक्टोज का पॉलीमर है, होमो पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। कॉन्ड्रिटीन जो है वो हो सकता है इसका एग्जांपल, कॉन्ड्रिटीन, ठीक है, वो एग्जांपल हो सकता है। हिपेरिन वगैरह हो सकते हैं, हिपेरिन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं किसके, हेटेरोपॉलीसेकेराइड के। और यदि प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोल देते हैं। अब थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर करेंगे कि यदि मैं बात कर रहा हूँ सेलुलोज की, सेलुलोज, तो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कितना, 6000 to 10,000 यूनिट जो है वो बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड, इससे जुड़े हुए होते हैं तो बनता है सेलुलोज। और सेलुलोज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, कॉटन वगैरह के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। पेपर जो है हमारा, पेपर जो है उस पेपर के पल्प में बहुत सारा होता है, ठीक है, तो ये होता है सेलुलोज। देन इसके बाद में यदि स्टार्च और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है उसकी बात कर लें तो स्टार्च जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, किससे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है अमाइलोज, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। और लीनियर पॉलीमर बनाएगा तो वहां पर बॉन्ड कौन सा होगा, वहां पर होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जहां पर भी ब्रांचिंग दिख रही होगी, यदि मान लो यहाँ पर कहीं पे भी ब्रांचिंग दिख रही है इस तरीके से दे रखा है एनसीईआरटी में डायग्राम, तो जो लीनियर पार्ट है वहां पे तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और जो ब्रांचिंग जहां पर होती है वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक, ऐसा होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च जो होता है उसके अंदर अमाइलोज वाला पार्ट जो है आयोडीन टेस्ट में कौन सा कलर देगा, ब्लू, ब्लू। और अमाइलोपेक्टिन आयोडीन टेस्ट में कौन सा कलर देगा, रेड। रेड कलर, ठीक है ना, ये कलर देता है। और ऐसे ही एनिमल के अंदर या फंजाई के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो होता है एज अ स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल। स्टोर फूड ऑफ प्लांट क्या है, स्टार्च। स्टोर फूड ऑफ एनिमल एंड फंजाई और बैक्टीरिया क्या है, वो है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन जो है उसके अंदर भी अमाइलोपेक्टिन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है, ये भी आयोडीन टेस्ट में रेड कलर देगा। क्लियर हो गई बातें इतनी सबको?
तो ये तो पॉलीसेकेराइड के बारे में बात होगी। लिपिड और प्रोटीन की बात करेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय। बस सर कल में खत्म हो जाएगा ना? हाँ कल खत्म हो जाएगा, कल श्योरली खत्म हो जाएगा। कल लास्ट लेक्चर हुआ Okay? सर। सर कल तो फेयरवेल हाँ दोगे कल फिर लास्ट तो। लेक्चर होगा। यस यस बच्चे, हाँ चलो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सर।